मेरी मासिक पेंशन $5,600 थी और उसमें से $4,000 सीधे मेरे बेटे के पास जाते थे ताकि मेरे पोते टाइलर की शिक्षा सुरक्षित हो सके। लेकिन उस दिन तक ऐसा नहीं था जब मैं खरीदारी करते समय अपने बेटे की सास शर्ली से टकराई कि मुझे सच्चाई का पता चला। मेरी मेहनत की कमाई जेसन और उसकी पत्नी के लिए विलासिता के सामानों पर फिजूल खर्ची करने के लिए जेब खर्च से ज्यादा कुछ नहीं थी। पिछले महीने ही जेसन ने शर्ली के लिए एक नया LV हैंडबैग भी खरीदा था, जिसने मेरा दिल और भी तोड़ दिया। वह यह महसूस करना था कि टाइलर स्कूल के बाद इंतजार कर रहा था और उसे लेने वाला कोई नहीं था। तब मुझे समझ आया कि मैं सालों से एक झूठ में जी रही थी, और जब मैंने आखिरकार सब कुछ वापस लेने का फैसला किया तो उनका प्रतिशोध उतनी ही तेजी से आया। क्या उन्हें सच में लगा कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान था? पतझड़ की धूप लिविंग रूम की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। दृढ़ लकड़ी के फर्श पर सोने के कणों की तरह बिखरी हुई थी। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न चमके, वह मेरे दिल की ठंडक को गर्म नहीं कर सकती थी। मेरा नाम हेलेन ब्रूक्स है। मैं 68 साल की हूँ। सैन फ्रांसिस्को के एक मिडिल स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षिका। मेरे पति का युवावस्था में ही निधन हो गया, जिससे मुझे अपने इकलौते बेटे जेसन को अकेले पालना पड़ा। अब जेसन ने अपना जीवन बना लिया है। उसने अमांडा से शादी कर ली है और उनका एक छोटा बेटा टाइलर है। हम चारों उस पुराने घर में ठूंसे हुए हैं जिसे मेरे पति और मैंने दशकों पहले खरीदा था। एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां। सुनने में जीवंत और दिल को छू लेने वाला लगता है, लेकिन इसका असली स्वाद केवल मुझे ही पता था। मैंने जीवन भर दूसरों को पढ़ाने और उनका पोषण करने में बिताया। मैं यह नहीं कहूंगी कि मेरे छात्र दुनिया भर में थे, लेकिन मैं यह जानकर अपना सिर ऊंचा रख सकती थी कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्ति के बाद मेरी पेंशन ने मुझे इस महंगे बे एरिया शहर में एक मामूली लेकिन आरामदायक जीवन दिया। जेसन को एक इंजीनियर के रूप में दिन रात मेहनत करते हुए और अमांडा को कथित तौर पर टाइलर की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ते हुए देखकर मेरा दिल यह सोचकर नरम हो गया कि आजकल युवा परिवारों के लिए जीवन कितना कठिन था। डेकेयर, स्कूल के बाद की गतिविधियों और अंतहीन खर्चों के साथ मैंने टाइलर के जन्म के दिन से ही योगदान देने की पेशकश की। मैंने वादा किया कि मैं हर महीने अपनी पेंशन से $4,000 अलग रखूंगी ताकि उनकी सहायता की जा सके। पहले तो अमांडा ने मना करने का नाटक किया, लेकिन जल्द ही यह नियमित हो गया। हर बार जब मैं उसे नकदी का लिफाफा देती तो वह मुझ पर मुस्कुराती और कहती, हेलेन, तुम्हें सच में अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। हमारे बारे में इतनी चिंता करना बंद करो। उसकी मुस्कान शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसकी आंखें पानी पर फिसलतीं, धूप की तरह उथली थीं। दिल को छूने के लिए कभी पर्याप्त गर्म नहीं। समय के साथ मैं इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगी। अमांडा मेरे प्रति कभी असभ्य नहीं थी। वह विनम्र थी, सार्वजनिक रूप से ध्यान भी देती थी। वह रात के खाने की मेज पर मुझे खाना परोसती और पड़ोसियों से डींग मारती कि उसकी कितनी विचारशील सास है। लेकिन यह सब सतह पर था, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन की चमक, चमकदार और दोष रहित, लेकिन नीचे नाजुक। एक थपकी और यह बिखर जाता। उसने कभी मेरे स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। उसने कभी मुझसे किसी भी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात नहीं की। यहाँ तक कि जब मैं स्पष्ट रूप से उदास होती तो वह 1 या 2 दिखावटी शब्द कहती और आगे बढ़ जाती। ऐसा था मानो हमारे बीच कांच की एक चादर हो, पारदर्शी लेकिन अभेद्य। मैं दूरी से अंधी नहीं थी। मेरी बालकनी पर ऑर्किड हर वसंत में थोड़ी सी देखभाल के साथ खिलता था, बदले में अपनी सुगंध प्रदान करता था। फिर भी मेरे सारे प्यार और बलिदानों ने ठंडे गणनात्मक प्रदर्शनों के अलावा कुछ नहीं दिया। कभी कभी रात में मैं खिड़की के पास बैठकर दूर शहर की रोशनी को देखती। एक भारी नम उदासी मेरी छाती पर दबाव डालती।
मैं खुद से कहती रही कि मैं ज्यादा सोच रही हूं। युवा लोगों का अपना जीवन होता है। जब तक जेसन अच्छा कर रहा था, जब तक टाइलर खुश और स्वस्थ था, तो क्या फर्क पड़ता था अगर मैं थोड़ी अकेली थी। खून अपने आप प्यार में तब्दील नहीं होता। मैं अक्सर खुद को चुपचाप याद दिलाती, चाहे मैं कितना भी दूं, यह वास्तविक निकटता बनाने के लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने चोट, लाचारी, घुटन को निगल लिया। उन सबको तब तक दबाए रखा जब तक वे मेरा हिस्सा नहीं बन गए। दिन बेरंग और धीमे बीतते गए। मेरा पूरा जीवन टाइलर के इर्द गिर्द घूमता हुआ लग रहा था। वह एक उज्ज्वल, जीवंत छोटा लड़का था, मेरी आंखों का तारा। जब से उसने प्रीस्कूल शुरू किया, उसे लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अमांडा घर के कामों में व्यस्त थी। जेसन काम और घर के कामों में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्यादा था। ठीक है, टाइलर को हर रोज उठाना, उसे अपने छोटे बैकपैक के साथ मेरी ओर दौड़ते हुए देखना, खुद को मेरी बाहों में फेंकना, उस मीठी ऊंची आवाज में दादी पुकारना, अकेले यही सब कुछ सार्थक बना देता था। हर दोपहर 3 बजे, बारिश हो या धूप, मैं स्कूल के गेट पर खड़ी इंतजार करती, और जब टाइलर मेरे पैरों से लिपट जाता और हंसता, तो हर निराशा और चिंता पिघल जाती। उसकी ट्यूशन, उसकी स्कूल के बाद की कक्षाएं, उसके कपड़े, उसके खिलौने, मैंने लगभग हर चीज के लिए भुगतान किया। अमांडा अक्सर नाटकीय रूप से आहें भरती, अंतहीन वित्तीय तनाव की तस्वीर पेश करती। माँ, वह भौहें सिकोड़कर कहती, टाइलर की पियानो कक्षाओं का भुगतान बाकी है और उसके कला शिक्षक ने कहा कि उसे नए पेंट चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपनी चेकबुक निकाल लेती। इसकी चिंता मत करो, हम उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें और चाहिए तो बस पूछ लेना। मुझे केवल टाइलर को एक उज्जवल भविष्य का सबसे अच्छा मौका देने की परवाह थी। मुझे जेसन के लिए महसूस हुआ, पूरे परिवार का बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं था। और मुझे टाइलर के लिए और भी अधिक महसूस हुआ, उम्मीद है कि वह हम में से किसी से भी ऊंचा उठ सकता है। उनकी देखभाल करना मेरा उद्देश्य, मेरा गौरव बन गया। निश्चित रूप से कभी कभी अमांडा को मेरे दिए गए पैसे से नए कपड़े या फैंसी सौंदर्य प्रसाधनों का आनंद लेते देखना थोड़ा चुभता था, लेकिन मैं खुद को समझाती, अगर खुद को लाड प्यार करने से वह खुश होती तो शायद पूरा घर थोड़ा और खुशमिजाज हो जाता। दादा दादी का प्यार शुद्ध देना है, लेकिन जब युवा पीढ़ी इसे एक अधिकार के रूप में उम्मीद करने लगती है, तो वह प्यार खट्टा हो जाता है। मैं अक्सर कड़वी मुस्कान के साथ सोचती, चुपचाप और अधिक के लिए खुद को तैयार करती। मेरा मानना था कि जब तक मैं देती रहूंगी, बलिदान करती रहूंगी, मैं इस परिवार को एक साथ रख सकती हूँ और टाइलर को प्यार से बचा सकती हूँ। मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकती थी। यह सब एक साधारण सप्ताहांत पर बिखर गया। उस सुबह धूप तेज थी। मैंने टाइलर के लिए वसंत के नए जूते लेने के लिए मॉल जाने का फैसला किया। जगह हलचल भरी थी, बकबक और रंगों से जीवंत थी। मैं बच्चों के सेक्शन में ब्राउज कर रही थी जब एक तीखी, परिचित आवाज ने मेरा ध्यान खींचा, आधा हंसते हुए, आधा डींग मारते हुए। मैं मुड़ी और अमांडा की माँ शर्ली डेविस को पास के एक लाउंज क्षेत्र में दरबार लगाए हुए देखा। वह एक आकर्षक पोशाक में सजी हुई थी। उसके गले में एक भारी सोने का हार चमक रहा था, मेरे सादे पहनावे के बिल्कुल विपरीत। मेरी उपस्थिति से बेखबर वह बोलती रही। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, लिली, तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरी अमांडा ने जैकपॉट मारा है। उसकी सास पूरी तरह से मूर्ख है, अपनी आदतों में जकड़ी हुई। धोखा देना आसान है। वह उन्हें हर महीने 4,000 देती है, कहती है कि यह बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए है। हाँ, कौन मानता है? प्रत्येक शब्द मुझ पर बर्फ के टुकड़े की तरह लगा। मुझे अपनी जगह पर जमा दिया। और वह 4,000, वे इसे जैसे चाहें उड़ाते हैं। पिछले महीने जेसन ने मुझे एक एलवी पर्स दिलाया।
इस महीने अमांडा एक मिंक वेस्ट पर नजर गड़ाए हुए है। मैंने उससे कहा, लड़की, तुम्हें खुद का आनंद लेना है। बुढ़िया क्या करेगी? इसे अपनी कब्र में ले जाएगी? शर्ली जोर से, अशिष्टता से हंसी। एक ऐसी हंसी जो इतनी तिरस्कार से भरी थी कि ऐसा लगा जैसे चाकू मेरी छाती में चुभ रहे हों। एक एलवी पर्स, एक मिंक वेस्ट, $4,000 बस दिखावा करने के लिए डिस्पोजेबल आए। इतने समय तक मैंने हर डॉलर पर जोर देते हुए कंजूसी की और बचाया था, यह सोचकर कि मैं टाइलर के भविष्य में निवेश कर रही हूं। इस बीच उनके लिए मैं सिर्फ एक भोली भाली दुधारू गाय थी। मेरे कान बजने लगे, मेरा सिर चकरा गया। शर्म, गुस्सा, दिल टूटना सब मेरे अंदर जहरीले सांपों की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। मेरी सांस रोक रहे थे। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाई, अपने हाथ में एक छोटा जूता पकड़े हुए, जैसे कि वही एकमात्र चीज थी जो मुझे सीधा रख रही थी। तो मैं उनके लिए यही हूं, एक आसान निशाना, एक मूर्ख। एहसास गहरा कट गया। प्रत्येक विचार एक दांतेदार ब्लेड की तरह धीरे धीरे मुझे अंदर से काट रहा था। मुझे याद भी नहीं कि मैं मॉल से कैसे निकली। मेरे पैर कमजोर थे। दुनिया चकाचौंध रूप से उज्ज्वल और फिर भी असहनीय रूप से ठंडी थी। शर्ली के चमकीले लाल होंठ और विजयी मुस्कुराहट मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसके शब्द बार बार गूंज रहे थे। प्रत्येक पुनरावृत्ति एक और धीमी, निर्दयी घाव थी। घर वापस आकर मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और एक कुर्सी पर गिर पड़ी। हिलने डुलने के लिए बहुत सुन्न थी। बहुत देर तक वर्षों की कड़ी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल विश्वासघात और उपहास से मिला था। आईने में समय की गहरी रेखाओं से खुदा हुआ चेहरा दिखाई दिया और किसी तरह झुर्रियां आज रात और भी स्पष्ट लग रही थीं। मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जीते हुए, पढ़ाते हुए बिताया था, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। फिर भी अंत में यह मेरा अपना परिवार था जिसने मुझे एक मजाक बना दिया। मैं इसे इस तरह खत्म नहीं होने दे सकती थी। जैसे ही मैं धीरे धीरे शांत हुई, मैंने खुद से कहा कि मुझे तर्क संगत रहना होगा। मुझे पूरी सच्चाई का पता लगाने और अकाट्य सबूत इकट्ठा करने की जरूरत थी। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने खाना बनाया, सफाई की और अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी। लेकिन अंदर मैं एक किला बना रही थी। मेरी आंखें तेज हो गईं, ठंडी और चौकस हो गईं, जैसे कोई बाज अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैंने अमांडा को ध्यान से देखना शुरू कर दिया और निश्चित रूप से वह हाल ही में लगातार अपने फोन से चिपकी रहती थी, स्क्रीन पर मुस्कुराती रहती थी। डिलीवरी बॉक्स एक के बाद एक सामने के दरवाजे पर ढेर हो गए। जब मैंने उन फैंसी पैकेजों को खोला तो यह हमेशा वही था। लग्जरी स्किन केयर उत्पाद, महंगे कपड़े, डिजाइनर हैंडबैग, वह चमकदार एलवी बैग जो वह लगभग हर रोज ले जाती थी, बारीक कश्मीरी स्वेटर। यह स्पष्ट था कि ये ऐसी खरीदारी नहीं थी जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार एक झटके में कर सकता था। अतीत में मैंने भोलेपन से खुद को यह सोचकर सांत्वना दी होती कि शायद जेसन ने उसे प्यार से एक उपहार खरीदा था, या शायद अमांडा ने खुद का इलाज करने के लिए महीनों तक बचत की थी। लेकिन शर्ली के शब्द सुनने के बाद अमांडा द्वारा प्रदर्शित हर भोग अब मेरी आंखों को जला रहा था, क्रूर विडंबना से चुभ रहा था। वह लापरवाही से, बेशर्मी से खर्च कर रही थी। उस वित्तीय तनाव का कोई संकेत नहीं था जिसके बारे में वह हमेशा शिकायत करती थी। मेरे पास जो भी उम्मीद बची थी वह धूल में मिल गई। गुस्सा मेरे अंदर जंगली हो गया, मुझे फाड़ डालने की धमकी दे रहा था। लेकिन मैंने अपने दांत भींच लिए और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। कोई अचानक हरकत नहीं, उन्हें कोई इशारा नहीं। मुझे अकाट्य सबूत मिलेंगे। मैं सब कुछ प्रकाश में खींच लाऊंगी जहां कोई झूठ छिप नहीं सकता। बूढ़ा होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है, मैंने ठंडक से सोचा।
इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम बहुत धैर्यवान रहे हैं, शांति बनाए रखने के लिए बहुत इच्छुक रहे हैं। लेकिन अगर तुमने पहले मुखौटा फाड़ने का फैसला किया है, मैंने खुद से कहा, मेरा दिल कठोर हो गया तो इस बुढ़िया पर बिना दया के लड़ने का आरोप मत लगाना। जब मैंने टाइलर के बारे में सोचा तो मेरे अंदर गुस्से की एक नई लहर दौड़ गई। अमांडा हमेशा दावा करती थी कि वह उसकी देखभाल के लिए घर पर रहती है, लेकिन शर्ली के शब्दों ने एक बहुत अलग तस्वीर पेश की। टाइलर को उठाना, उसकी ट्यूशन का भुगतान करना, यह सब मुझ पर था। तो अमांडा हर रोज वास्तव में क्या कर रही थी? विलासिता के सामानों के अलावा $4000 जो मैं हर महीने देती थी, वास्तव में कहाँ जा रहे थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसे वास्तव में टाइलर की सुरक्षा की परवाह थी? एक विचार धीरे धीरे मेरे मन में जड़ जमा गया। मुझे सच्चाई खुद देखनी थी। उस शाम मैंने लापरवाही से अमांडा से कहा कि अगले दिन मेरी एक अपॉइंटमेंट है और मैं टाइलर को स्कूल से नहीं ले पाऊंगी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह इसके बजाय संभाल सकती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से सहमत हो गई। अगली दोपहर मैं सामान्य से 1 घंटा पहले निकल गई, बिना किसी को बताए, एक जासूस की तरह फिसलते हुए। मैंने टाइलर के स्कूल के पास एक छिपी हुई जगह ढूंढी और इंतजार किया। उसकी कक्षा 3 बजे छूटने वाली थी। हमेशा की तरह शिक्षक बच्चों को स्कूल के गेट पर लाएगा ताकि माता पिता उन्हें ले जा सकें। मिनट बीतते गए। स्कूल का प्रवेश द्वार जीवन से गुलजार था, क्योंकि बच्चे एक पिंजरे से भागते हुए छोटे पक्षियों की तरह बाहर निकल रहे थे, हंस रहे थे और बकबक कर रहे थे। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि मैंने भीड़ को स्कैन किया, टाइलर को खोजने के लिए जोर लगा रही थी। फिर मैंने उसे देखा, अपना नीला बैकपैक पहने हुए गेट के किनारे अकेला खड़ा था। जीवंत अराजकता से घिरा उसका छोटा सा शरीर और भी नाजुक लग रहा था। माता पिता आए और गए, अपने बच्चों को उठाते हुए, और धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। टाइलर ने अपनी गर्दन घुमाई, हताशा से चारों ओर झांक रहा था। उसका चेहरा निराशा और लाचारी से भरा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के चारों ओर अपना हाथ भींच लिया हो, उसे तब तक निचोड़ रहा हो जब तक कि वह दुख न जाए। इसलिए मैंने खुद को छिपाए रखने के लिए मजबूर किया। मुझे ये देखने की जरूरत थी कि क्या वास्तव में कोई उसके लिए आएगा। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, 15 मिनट। टाइलर गेट के पास खड़ा एकमात्र बच्चा बचा था। स्कूल का सुरक्षा गार्ड उसके पास आया और कुछ शब्द कहे। टाइलर ने अपना सिर हिलाया, अपना बैकपैक अपने छोटे कंधों पर लटकाया और फुटपाथ पर अपने पैर घसीटते हुए अकेले ही घर की ओर चलने लगा। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। वह अभी 7 साल का भी नहीं था। छोटा, कमजोर, कारों और अजनबियों से भरी व्यस्त सड़कों पर चल रहा था। खतरे अंतहीन थे। मैं इसके बारे में एक और सेकंड सोचने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। मैं उसके पीछे भागी। टाइलर! मैंने जोर से पुकारा। वह मुड़ा। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन लगभग तुरंत ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज में चोट का संकेत था। दादी, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैं घुटनों के बल बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरा। मेरा दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। मुझे बहुत खेद है प्यारे, मैं आज फंस गई थी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि वह तुम्हें लेने वाली थी? टाइलर ने सोच समझकर अपना सिर झुकाया, फिर अपनी मीठी मासूम आवाज में कहा, माँ ने कहा कि उन्हें सुंदर दिखने जाना है और मुझसे सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें पैसे दिए ताकि वह ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा सकें, और जब वह और सुंदर हो जाएंगी तो वह बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट, फेशियल, पैसे कमाना। मैं जम गई। जो सुन रही थी उसे संसाधित करने में असमर्थ थी। अमांडा मेरी मेहनत की कमाई न केवल विलासिता के सामान खरीदने के लिए ले रही थी, बल्कि सैलून में अपने दिन बिताने के लिए भी। और इससे भी बदतर, वह एक बच्चे को यह बकवास खिला रही थी, सच्चाई को किसी बेतुके औचित्य में बदल रही थी
मैंने अपने दांत भींच लिए, मेरे अंदर उठ रहे गुस्से के सैलाब को निगल लिया। मेरी आवाज तंग थी जब मैंने पूछा, तो क्या तुम आज अकेले ही घर तक चलने की योजना बना रहे थे? टायलर ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ हाँ, माँ ने मुझे आज सुबह बताया कि मैं अब एक बड़ा लड़का हूँ और अकेले घर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, शिक्षक ने हमें स्टॉप लाइट देखने और अजनबियों से बात न करने के लिए सिखाया है। मुझे सब कुछ याद है। उसने अपनी छोटी छाती फुला ली, चमकती आंखों से मेरी ओर देखते हुए प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा था और मेरा दिल टूट गया। इतना छोटा बच्चा अकेले भेजा गया। यातायात और अजनबियों को नेविगेट करने की उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अमांडा ने 2 बार नहीं सोचा था। दुनिया किनारों पर धुंधली हो गई और मुझे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ना पड़ा। गुस्सा, दिल टूटना, दुख सब मेरे अंदर दहाड़ रहे थे, सब कुछ भस्म करने की धमकी दे रहे थे। मैंने एक बार भोलेपन से विश्वास किया था कि भले ही अमांडा घमंडी हो, भले ही वह विलासिता की लालसा रखती हो, कम से कम उसके अपने बच्चे के लिए सहज प्रेम का एक अंश तो होगा। वास्तविकता ने मुझे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। अगर उसने केवल मेरे पैसे चुराए होते तो शायद मैंने उसे माफ कर दिया होता, लेकिन टायलर के जीवन को जोखिम में डालना, उस रेखा को पार करना अक्षम्य। तुम मुझे धोखा दे सकती हो, मैंने ठंडक से सोचा, लेकिन तुम एक बच्चे की सुरक्षा के साथ जुआ नहीं खेलती, कभी नहीं। मैंने अपने जीवन के 40 साल पढ़ाने में बिताए थे और अगर कोई एक चीज थी जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो वह थे वयस्क जो बच्चों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से कतराते थे। ठीक उसी समय, ठीक वहीं मैंने अपना निर्णय लिया। यह दिखावा जो उन्होंने इतनी सावधानी से बनाया था समाप्त होने वाला था। मैंने टायलर का छोटा ठंडा हाथ पकड़ा जब हम कदम दर कदम घर चले। ढलते सूरज ने हमारी छाया को फुटपाथ पर लंबा फैला दिया और पड़ोसियों के घरों से रात के खाने की महक आ रही थी। लेकिन मेरे अंदर की ठंडक देर से पतझड़ की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। जब हम घर पहुंचे, अमांडा लिविंग रूम के सोफे पर फैली हुई थी। उसके चेहरे पर एक मोटा मास्क लगा हुआ था जब वह आलस्य से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। जब उसने मुझे टायलर के साथ चलते हुए देखा तो उसने संक्षेप में ऊपर देखा। एक पल के लिए स्पष्ट रूप से चौंक गई, लेकिन जल्दी से अपनी सामान्य सुस्ती में वापस आ गई, मुश्किल से अपना सिर उठाते हुए। हेलेन, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों हुई? उसने लापरवाही से पूछा। उसकी आवाज उदासीन थी। मास्क के नीचे की उपेक्षा को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं शांत रही, टायलर को उसके बैकपैक से बाहर निकालने में मदद की, उसे एक गिलास गर्म पानी पिलाया और सुनिश्चित किया कि वह बच गया है। फिर मैं सोफे पर गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी आवाज स्थिर थी, लगभग बहुत स्थिर। अमांडा, मैंने आज टायलर को स्कूल से उठाया। वह जम गई। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप गईं क्योंकि उसकी आंखें फोन से मुंह पर आ गईं। उसके चेहरे पर घबराहट की एक झलक चमक गई। ओह, क्या तुमने? उसने हकलाते हुए एक आकस्मिक स्वर को मजबूर करते हुए कहा। मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। ठीक महसूस नहीं कर रही थी? मैंने धीरे धीरे दोहराया। एक ठंडी मुस्कान मेरे होठों पर खिंच गई। तुम्हारा मतलब है कि तुम सैलून में सुंदर होने के बाद बहुत थक गई थी? अमांडा सोफे से ऐसे उछली जैसे डंक मार दिया गया हो। अपने चेहरे से मास्क फाड़ दिया। उसके गाल लाल हो गए थे। चाहे अपराध बोध से या गुस्से से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं। वित्तीय रिकॉर्ड, जिम, सदस्यता लॉग? सुसान ने सिर हिलाया। पहले से ही प्रगति पर है। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, रोष को अपने पेट के गड्ढे में दबाते हुए
और कहा, मेरी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, धन्यवाद सुसान, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया, गहरी सांस लेते हुए अपने दिल को उसकी उन्मत्त धड़कन को धीमा करने के लिए तैयार किया। मैं एक बात स्पष्ट रूप से जानती थी, अंधा क्रोध कुछ भी हल नहीं करेगा। अमांडा ने अपने दांत दिखाए थे, अब मेरी बारी थी अपने दांत दिखाने की। मैंने अपना फोन उठाया और सुसान द्वारा दिया गया नंबर डायल किया। एक सेवानिवृत्त वकील जिसका नाम करेन लुइस था। जब उसने जवाब दिया, मैंने स्पष्ट कटे हुए शब्दों में स्थिति बताई। करेन की आवाज तेज, निर्णायक थी। हेलेन, जो तुमने बताया है उसके आधार पर आर्थिक शोषण, बच्चे को खतरे में डालना, बेवफाई के सबूत, तुम्हारे पास लड़ने के लिए आधार है। ठोस सबूत के साथ तुम तलाक, संपत्ति विभाजन, यहां तक कि टाइलर की कस्टडी के लिए भी जोर दे सकती हो। मेरा गला कच्चा महसूस हुआ, लेकिन मेरी आवाज स्थिर थी। मैं चाहती हूं कि वे अपने किए की कीमत चुकाएं। तो सबूत इकट्ठा करना जारी रखो, करेन ने निर्देश दिया। विशेष रूप से टाइलर की सुरक्षा से संबंधित कुछ भी, स्कूल से, यह महत्वपूर्ण होगा। मैंने सिर हिलाया, भले ही वह मुझे देख नहीं सकती थी। उस दिन से बाहरी तौर पर जीवन वैसा ही दिखता था। मैंने खाना बनाया, मैंने टाइलर को स्कूल से उठाया, मैं मुस्कुराई, लेकिन पर्दे के पीछे मैं अपना मामला बना रही थी, ईंट दर ईंट, सावधानी से। मैंने टाइलर के स्कूल रिकॉर्ड का अनुरोध किया, हर उस उदाहरण का दस्तावेजीकरण किया जब उसे समय पर नहीं उठाया गया था। मैंने जेसन को मेरे मासिक हस्तांतरण दिखाते हुए सभी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट किए। मैंने सुसान को अमांडा के जिम विजिट और खर्च करने की आदतों में खुदाई जारी रखने के लिए कहा था। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर रिकॉर्डिंग, प्रत्येक एक दीवार में एक और पत्थर था जिसे वे तोड़ नहीं पाएंगे। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही थी, मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं धैर्यवान थी, मैं पूरी तरह से थी, क्योंकि इस बार जब मैं आगे बढ़ती, मैं यह सुनिश्चित करती कि अमांडा और शर्ली और उनके सारे झूठ टूट कर गिर जाए। सतह पर मैं अभी भी कोमल, चुप बूढ़ी औरत थी। अमांडा लिविंग रूम में आराम कर रही थी, उसके मुंह से एक लॉलीपॉप लटक रहा था, आलस्य से शॉपिंग ऐप स्क्रॉल कर रही थी, जबकि फोन पर जोर से बातें कर रही थी। माँ, वह कोट बहुत खूबसूरत है। वैसे भी बुढ़िया की दुधारू गाय सूख गई है, इसलिए जेसन को बेहतर काम करना होगा। उसकी तिरस्कारपूर्ण हंसी चाकू की तरह हवा में कट गई। मैं उसके पास से हाथ में कॉफी का एक भाप वाला मग लेकर गुजरी। मेरा भाव अपरिवर्तित था, जैसे मैंने एक शब्द भी नहीं सुना हो। लेकिन मेरी जेब में मेरी उंगलियों ने धीरे से रिकॉर्डर को दबाया। सबूत इकट्ठा करने के अवसर हर घंटे, हर पल दिखाई देते थे। मुझे यह सब चाहिए था, न केवल बेवफाई का सबूत, बल्कि उनके अहंकार, उनकी लापरवाही, उनके तिरस्कार के कठोर निर्विवाद रिकॉर्ड। जितना अधिक उतना अच्छा। उस दोपहर अमांडा के घर से जाने के बाद मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी मेज पर बैठ गई। ध्यान से वह सब कुछ व्यवस्थित किया जो मेरे पास अब तक था। जिम में अंतरंग तस्वीरें, 18 छवियां, वित्तीय रिकॉर्ड, निजी प्रशिक्षण और लग्जरी खर्चों के भुगतान दिखाते हुए 4 शीट, स्कूल द्वारा प्रदान किए गए देर से पिकअप रिकॉर्ड, एक प्रमाणित प्रति, सुसान के साथ वॉयस रिकॉर्डिंग जिसमें अमांडा की गतिविधियों का विवरण था, 2 फाइलें। मैंने एक और जोड़ा, घर के साझा स्थानों की तस्वीरें, कचरे के ढेर, अमांडा की जानबूझकर उपेक्षा और निष्क्रिय आक्रामकता का स्पष्ट सबूत। करेन ने मुझे फोन पर चेतावनी दी थी, दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं है, भावनात्मक उपेक्षा और वित्तीय नियंत्रण अदालत में समान रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं।
मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बार नहीं, इस बार मैं दोष रहित होऊंगी। उस शाम जेसन काम से थका हुआ घर आया। अपनी जैकेट उतारते हुए जैसे ही उसने मुझे रसोई में व्यस्त देखा, उसकी भारी संघर्षरत आंखें एक पल के लिए मुझ पर टिकी रहीं। माँ, उसने दरवाजे से हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में अपराध बोध का निशान था। हाल ही में अमांडा बहुत तनाव में है, इसे दिल पर मत लेने की कोशिश करो। मैं मुड़ी और उसे एक सौम्य मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। वह राहत महसूस करता हुआ लग रहा था। अपने कमरे में पीछे हटने से पहले एक छोटा सा सिर हिलाया। मैंने उसकी पीठ को दालान में गायब होते देखा और मेरा दिल ठंडी कड़वी उदासी से मुड़ गया। यह लड़का जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था, वह महसूस कर सकता था कि कुछ गलत था। फिर भी सहज रूप से उसने उसी व्यक्ति की रक्षा करना चुना जिसने उसे पहले ही इतनी गहराई से घायल कर दिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जल्द ही वह उसे और ढाल नहीं पाएगा। उस सप्ताहांत मैंने लापरवाही से अमांडा को सुझाव दिया। टायलर का जन्मदिन आ रहा है। मैं सोच रही थी कि हम एक छोटा पारिवारिक मिलन समारोह कर सकते हैं। इसे उत्सवपूर्ण बनाने के लिए तुम्हारे माता पिता को आमंत्रित करें। अमांडा ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसका स्वर उदासीनता से टपक रहा था। जरूर, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर है। मैंने उस प्रतिक्रिया को चुपचाप दूर कर दिया, इसे सटीकता के साथ नोट किया। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह पारिवारिक जमावड़ा हिसाब किताब के लिए एकदम सही मंच होगा। मैंने सुसान और करेन को भी निमंत्रण देना सुनिश्चित किया, टायलर के जन्मदिन के लिए तस्वीरें लेने में मदद करने की आड़ में। वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। सब कुछ चुपचाप अपनी जगह पर आ रहा था। अमांडा और उसके खेमे ने सोचा था कि वे पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि सच्चा शिकारी कभी पहली गोली नहीं चलाता। टायलर के जन्मदिन का दिन बिल्कुल साफ था। मैं जल्दी उठी, अपना एप्रन बांधा और एक साधारण लेकिन आरामदायक दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। रसोई भुनी हुई टर्की और ताजे सेब पाई की समृद्ध सुगंध से भर गई। बाहर हवा ने धीरे से पर्दों को हिलाया, जैसे कि दुनिया खुद अपनी सांस रोक रही हो। धमकाने वाला? मुझे पता था कि आज का दिन शांतिपूर्ण के अलावा कुछ भी होगा। सुसान जल्दी आ गई। उसका छोटा मिररलेस कैमरा लापरवाही से उसके कंधे पर लटका हुआ था। जन्मदिन की यादों को कैद करने में मदद करने की पेशकश करते हुए घुल मिल गई। हमने एक संक्षिप्त जानने वाली नजर का आदान प्रदान किया। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही करेन भी आ गई, एक छोटा लपेटा हुआ उपहार लेकर। सादे जीन्स और एक आरामदायक स्वेटर पहने हुए वह किसी भी अन्य पारिवारिक मित्र की तरह भीड़ में फिसल गई। चुपचाप लिविंग रूम के एक कोने में बस गई। सब कुछ तैयार था। मैंने अपनी त्वचा के नीचे घबराहट के कंपन को दबा दिया, अपने हाथों को रसोई में व्यस्त रखा, बाहरी रूप से शांत, जबकि एक अदृश्य तार मेरे अंदर कसता जा रहा था। दोपहर तक अमांडा और शर्ली आ गईं। उनकी एड़ियां दृढ़ लकड़ी के फर्श पर चेतावनी शॉट्स की तरह खटक रही थीं। शर्ली एक भड़कीले तेंदुए प्रिंट पोशाक में लिपटी हुई थी। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन झूल रही थी। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसकी आवाज कमरे में छाक पर नाखूनों की तरह कट रही थी। ठीक है हेलेन, तुमने आज वास्तव में कुछ अच्छा पकाया है। क्या बात है? उस पैसे के साथ एक बार उदार महसूस कर रही हो? अमांडा उसके बगल में खिलखिलाई। उसका चेहरा दम्भी संतुष्टि से टपक रहा था। मैंने एक शांत मुस्कान की पेशकश की। शर्ली की आवाज से टपकते जहर को न सुनने का नाटक किया। मैंने ध्यान से कटे हुए फल को प्लेट में रखा और गर्मजोशी से कहा, आज टायलर का जन्मदिन है। चलो हम सब बस खुद का आनंद लें और मूड खराब न करें। शर्ली ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाईं और एक आह के साथ
खुद को सोफे पर गिरा दिया। अमांडा टहलती हुई आई और जेसन के खिलाफ लिपट गई। उसकी आवाज मीठी मीठी थी। हनी, उसने कहा, माँ कहती है कि जन्मदिन का उपहार असाधारण होना चाहिए, वरना टाइलर खुश नहीं होगा। यह नई बच्चों की इलेक्ट्रिक कार है, सुपर महंगी। हेलेन इसके बारे में कंजूस नहीं होगी, है ना? जेसन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी थकी हुई आंखों के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपना मुंह खोला जैसे विरोध करने के लिए, लेकिन अंत में उसने चुपचाप सिर हिला दिया। दूर से मैंने उन्हें देखा। जिस तरह से अमांडा उससे चिपकी हुई थी, जिस तरह से जेसन ने अपना सिर झुकाया, और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वर्षों का बलिदान, इस परिवार के लिए सब कुछ देने के वर्षों का सामना कृतज्ञता से नहीं, बल्कि अंतहीन बेशर्म मांगों से हुआ। लेकिन आज वे अंततः सीखेंगे कि वास्तविक परिणामों का सामना करने का क्या मतलब है। खाने की मेज पर सुसान लापरवाही से अपने कैमरे के साथ खिलवाड़ कर रही थी। चुपचाप इसे ध्यान आकर्षित किए बिना वीडियो मोड में बदल रही थी। कोने में करेन एक पेपरबैक उपन्यास के पन्ने पलटती बैठी थी। उसका भाव शांत था। उसकी निगाहें विवेकपूर्ण ढंग से कमरे में घूम रही थीं। सतह पर माहौल जीवंत और हंसमुख था। नीचे तनाव हवा में स्थैतिक की तरह कर्कश था। टाइलर उछलता हुआ आया, अपनी छोटी बाहें मेरी कमर के चारों ओर फेंक दीं। उसका ऊपर उठा हुआ चेहरा खुशी से चमक रहा था। दादी, मुझे आज 3 इच्छाएं करनी हैं। मैं नीचे झुकी, उसके नरम माथे को चूमा और गर्मजोशी से फुसफुसाई। आगे बढ़ो प्यारे, बस यह सुनिश्चित करो कि तुम वही मांगो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जहां तक मेरी बात है, मेरी केवल एक इच्छा बची थी, सभी झूठों को समाप्त करना और उस जीवन को पुनः प्राप्त करना जो मेरा अधिकार था। पकवान एक एक करके मेज पर लाए गए। हर कोई चारों ओर इकट्ठा हो गया। प्लेटें खड़खड़ा रही थीं। बातचीत गुलजार थी। शर्ली अपने मुंह में टर्की ठूंसते हुए एक नकली मीठी मुस्कुराहट बिखेरी। हेलेन, उसने एक नाटकीय हंसी के साथ कहा, लगता है हमारे परिवार अब एक साथ बंध गए हैं, है ना? हमें अच्छी तरह से मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? अमांडा ने अपने होठों को एक मुस्कुराहट में दबाया। उसकी आंखों में तिरस्कार मुश्किल से छिपा था। जेसन ने अपना सिर नीचे रखा, चुपचाप अपनी प्लेट में खाना धकेल रहा था। मैंने अपना गिलास उठाया और सुखद रूप से मुस्कुराई। बेशक, मैंने कहा। मेरी आवाज चाशनी की तरह चिकनी थी। परिवार को एक साथ रहना चाहिए। जब हम कर सकते हैं तो थोड़ी दया दिखाएं। मैं रुकी, शब्दों को हवा में लटकने दिया। मेरी निगाहें धीरे धीरे हर चेहरे पर घूम रही थीं। लेकिन कभी कभी, मैंने जारी रखा, मेरी आवाज ठंडी हो गई। परिवार को थोड़े अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। शर्ली झपकी, चौंक गई। अमांडा की मुस्कान डगमगा गई। जेसन असहज रूप से हिल गया। हवा घनी हो गई, किसी अनकही बात से भारी हो गई। और उस निलंबित क्षण में मैंने चुपचाप अपनी जेब में रिकॉर्डर पर क्लिक किया। सुसान के कैमरे का लेंस केंद्रित हुआ और यह सब कैद कर लिया। चलो टाइलर के लिए जन्मदिन का गीत गाते हैं। शर्ली ने अपने हाथ ताली बजाई। उसकी मुस्कुराहट दर्दनाक रूप से मजबूर थी। अमांडा शामिल हो गई। टाइलर का हाथ मेज पर आगे पीछे खींच रही थी। उसके चेहरे पर एक माँ जैसी मुस्कान चिपकी हुई थी। जेसन, कठोर और अजीब, ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से दूर भागती रहीं। मैं किनारे पर खड़ी थी, अपना वाइन गिलास पकड़े हुए, गर्म रोशनी और टिमटिमाती मोमबत्तियों के नीचे इस सस्ते पैंटोमाइम को सामने आते देख रही थी। सतह पर एक आदर्श पारिवारिक चित्र, लेकिन आज मुखौटा फाड़ दिया जाएगा। गीत के बाद टाइलर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छाएं मांगी, फिर मुस्कुराया। जब मैंने उसे केक काटने में मदद की
और पहला टुकड़ा ध्यान से उसके छोटे हाथों में रखा। मैंने केक चाकू नीचे रखा और फिर चुपचाप मैंने मेज के पास बैठे एक छोटे से बक्से को उठाया, जिसे उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था। जेसन, अमांडा, शर्ली, मैंने कहा। मेरी आवाज हल्की, लगभग स्नेही थी, जैसे कि सोने के समय की कहानी सुनाने वाली हो। आज टाइलर का जन्मदिन मनाने के अलावा मैंने सोचा कि मैं परिवार के लिए एक छोटा सा विशेष उपहार लाऊंगी। अमांडा झपकी मुस्कुराई। ओह, एक और आश्चर्य, शर्ली ने अपनी आंखें घुमाईं, बड़बड़ाते हुए। भगवान, अपने व्याख्यानों में से एक शुरू मत करो, बस इसे खत्म करो। जेसन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर की एक हल्की झिलमिलाहट दौड़ गई। मैं उन सब पर मुस्कुराई और धीरे धीरे बक्सा खोला। मुद्रित दस्तावेजों का एक बड़े करीने से रखा ढेर निकाला। ये, मैंने धीरे से कहा, पिछले साल के मेरे बैंक हस्तांतरण रिकॉर्ड हैं। मेरी आवाज लगभग सुखदायक बनी रही। हर महीने $4,000 अमांडा के खाते में जमा किए गए, कथित तौर पर टाइलर की शिक्षा के लिए। अमांडा की मुस्कुराहट कड़ी हो गई, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गई, एक तिरस्कारपूर्ण छोटी हंसी छोड़ते हुए। माँ, तुम जानती हो कि बच्चों को पालना सस्ता नहीं है। वह पैसा मुश्किल से कुछ भी कवर करता है। हाँ, शर्ली ने अपनी आवाज में तिरस्कार भरकर कहा। तुमने जो दिया वह मुश्किल से सतह को खरोंचता है। मैंने सिर हिलाया, अभी भी मुस्कुरा रही। तुम सही हो, मैंने आसानी से कहा। इसीलिए मैंने थोड़ी जांच की, बस यह देखने के लिए कि यह सब कहाँ गया। मैंने दस्तावेजों का दूसरा सेट बिछाया। अमांडा के जिम खर्च, उसके निजी प्रशिक्षक की रसीदें, उच्च स्तरीय खरीद इतिहास। मैंने उन्हें ताश के पत्तों की तरह मेज पर फैला दिया। कमरा जम गया। अमांडा का चेहरा रंगीन हो गया, फिर पलक झपकते ही चमकीला लाल हो गया। शर्ली कागजों को बेवकूफी से घूरती रही, उसका मुंह आधा खुला हुआ, संसाधित करने में असमर्थ। मैं आगे बढ़ी। मेरी आवाज रेशम के धागे की तरह नरम और काटने वाली थी, जिसे कसकर खींचा गया हो। एक कुलीन जिम सदस्यता, निजी एक प्रशिक्षण सत्र, लग्जरी सप्ताहांत रिट्रीट। अमांडा, क्या ये वही हैं जिन्हें तुम टाइलर के लिए शैक्षिक खर्च कहती हो? अमांडा उछल पड़ी, अपनी कुर्सी गिरा दी, कागजों की ओर झपटी। तुम बातें बना रही हो। जेसन ने मुझे वह पैसा दिया। जेसन का सिर ऊपर उठा, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास में मुड़ गया। मैंने शांति से अंतिम टुकड़ा निकाला। तस्वीरें। एक के बाद एक मैंने उन्हें नीचे रखा। अमांडा और युवा प्रशिक्षक जिम में आरामदायक कैफे में हंसते हुए लग्जरी अपार्टमेंट में एक साथ गायब हो रहे थे। सुसान विवेकपूर्ण ढंग से किनारे खड़ी अमांडा के चेहरे पर घबराहट की हर हरकत को झूम करके पकड़ रही थी। क्या तुम चाहोगी? मैंने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। कुछ और सुनने के लिए? मैंने रिकॉर्डर पर प्ले क्लिक किया। अमांडा की आवाज कमरे में फैल गई, बीमार मीठी। चिंता मत करो बेबी, वह बुढ़िया अनजान है। वह सच में सोचती है कि मैं घर पर बच्चों की देखभाल कर रही हूं। और फिर शर्ली का अचूक उपहासपूर्ण स्वर। उसे दुह लो हनी, बेहतर है कि हम इसे अभी खर्च करें, बजाय इसके कि कोई अजनबी इसका आनंद ले जब वह मर जाए। प्रत्येक शब्द पिछले से अधिक गहरा कटा। जेसन का चेहरा भूतिया सफेद हो गया। उसकी उंगलियां मेजपोश में इतनी जोर से ढंस गईं कि उसके पोर सफेद हो गए। उसने अमांडा को ऐसे घूरा जैसे वह एक अजनबी हो, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला हो। अमांडा घबरा गई। चीखते हुए उसने जेसन को पकड़ लिया। जेसन, वह झूठ बोल रही है। उसने मुझे फंसाया। तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बस करो अमांडा! जेसन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसके पीले
हताश चेहरे पर सदमा और गुस्सा चमक रहा था। और अंत में शर्ली, वह महिला जो हमेशा खुद को इतनी तीखी हेकड़ी के साथ रखती थी, को एहसास हुआ कि ज्वार बदल गया है। उसने अपनी हथेली को एक तेज दरार के साथ मेज पर पटक दिया, चीखते हुए, हेलन ब्रूक्स, तुम नीच बुढ़िया! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके विवाह में जहर घोलने की? मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी निगाहें शांत और अथाह थीं, जैसे किसी गहरी झील की स्थिर सतह। शर्ली, मैंने कहा। मेरी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी घातक थी। हर तस्वीर, हर रिकॉर्डिंग, हर रसीद, यह सब तथ्य है। अगर यह परिवार टूट गया है तो यह तुम्हारे अपने हाथों से हुआ है, मेरे नहीं। शर्ली का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी उंगली मुंह पर उठाई, रोष उगलते हुए। तुम अकेली मरोगी, तुम दुखी। डायन, एक बार अमांडा चली गई, जेसन तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। तुम पछताओगी। अमांडा पीछे न रहने के लिए चीखी। उसकी आवाज तीखी और कर्कश थी। बिल्कुल, तुमने हमेशा मुझसे नफरत की है। तुम हमेशा हमारे बीच आना चाहती थी। उनकी चीखें कमरे में आवारा कुत्तों के चिल्लाने की तरह भर गईं। और फिर भी मेरे अंदर बर्फीली स्पष्टता के अलावा कुछ नहीं था। मैं जेसन की ओर मुड़ी। उसका चेहरा थकावट और दुख का युद्ध क्षेत्र था। जब मैं बोली, मेरी आवाज अब नरम थी, लेकिन प्रत्येक शब्द में एक अचल शक्ति थी। जेसन, मैंने कहा, आज से मैं अब इन परजीवियों को वित्त पोषित नहीं करूंगी, और मैं अब शांति के भ्रम के लिए खुद को बलिदान नहीं करूंगी। मेरी पेंशन, मेरा घर, मेरा भविष्य, वे मेरे हैं। जेसन के होंठ ऐसे खुले जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उसने अमांडा को देखा। उसका चेहरा रोष से मुड़ा हुआ था, फिर वापस मुझ पर, मेरी आंखों में स्थिर, अडिग शांति से मिलते हुए। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो यह एक थकान और एक गंभीर संकल्प के साथ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक लंबे क्षण के बाद उसने एक कांपती हुई सांस ली और कर्कशता से कहा, माँ, मैं समझता हूं। वह अमांडा की ओर मुड़ा और उसकी निगाहों में कोई प्यार नहीं बचा था, केवल ठंडी, अटल निराशा। अमांडा, उसने चुपचाप कहा, मैं तलाक चाहता। शब्द हथौड़े की तरह कमरे में लगे। अमांडा हिंसक रूप से झटकी। उसका चेहरा डर में विकृत हो गया। वह चीखी, नहीं, तुम नहीं कर सकते। जेसन, अगर तुम मुझे तलाक देते हो, मैं कसम खाती हूं कि तुम टाइलर को फिर कभी नहीं देखोगे। जेसन की आंखें संक्षेप में कांप गईं। जब वह बोला, उसकी आवाज अभी भी थी, मैं अदालत के माध्यम से कस्टडी के लिए लड़ूंगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, उसने उसे ऊपर से नीचे तक बर्फीली अंतिमता से देखा, परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अमांडा उस पर झपटी, सिसकते और चिल्लाते हुए। शर्ली किनारे से चीखी, अपना ही नखरा फेंक रही थी। कमरा अराजकता में बदल गया और मैं बस वहीं खड़ी रही, स्थिर और चुप, एक त्रासदी के अंत को देखते हुए जो बहुत लंबे समय से अपरिहार्य थी। सुसान ने चुपचाप यह सब अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से कैद कर लिया, स्थिर और अथक। करेन, हाथ में नोटबुक, शांति से अपनी टिप्पणियों को नोट किया, हर शब्द, हर क्रिया सावधानीपूर्वक प्रलेखित। मैं मेज पर गई, बिखरे हुए दस्तावेजों को एक साफ ढेर में इकट्ठा किया और धीमी और स्थिर आवाज में कहा, यह तुम्हारे बोए हुए बीजों की फसल है। फिर मैंने टाइलर को अपनी बाहों में उठाया, उसे धीरे से अपनी छाती से लगाकर। डरो मत छोटे, मैंने फुसफुसाते हुए उसकी पीठ सहलाई। दादी यहां है। टाइलर ने मुझ पर पलक झपकाई, हैरान। उसकी चौड़ी आंखें चीखते वयस्कों
और मेरे शांत चेहरे के बीच घूम रही थीं। सहज रूप से उसने खुद को मेरे आलिंगन में और कस लिया। उसे करीब पकड़कर मैं अपने पीछे के मलबे से मुड़ी और बिना पीछे मुड़कर देखे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मेरे पीछे अमांडा और शर्ली की गूंज सुनाई दी।